चलिए नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। आज के इस सेशन को हम प्रारंभ करें उससे पहले जो पिछले वीडियो में हमने आपसे 3 प्रश्न पूछा था वो देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न था कि नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार कौन आबादी के हिसाब से सबसे गरीब राज्य है। इस सूचकांक के बारे में कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। हालांकि यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि कौन सा राज्य आबादी के हिसाब से सबसे गरीब है, तो आंसर हमने आपको बताया था बिहार राज्य। दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि बिहार में कहाँ 1 माह तक चलने वाले ऐतिहासिक राजकीय मलमास मेला का उद्घाटन नीतीश कुमार द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन 19 जुलाई 2023 को किया गया है ब्रह्मकुंड परिसर राजगीर नालंदा में। अगर एग्जाम में पूछा जाए किस जिले में इसका उद्घाटन हुआ, तो आपको ध्यान रखना आंसर करना नालंदा, ना कि आप वहां पर राजगीर को टिक करेंगे। एक्चुअली में राजगीर बिहार में कोई जिला नहीं है, बल्कि ये नालंदा जिला का एक स्थान है या फिर एक जगह है। तीसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब साउथ जोन ने जीता है। बताएं कि इस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो आप सभी जानते हैं कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। जो भी छात्र पहली बार इस सेशन को या फिर इस श्रृंखला के वीडियो को देख रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से आपकी बिहार के सारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बेहतर तरीके से होगी। जिस प्रकार से यहाँ पर हम आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह है, ये नो डाउट आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को बेहतर बनाएगा। तो रेगुलर इस सीरीज को आप लोग जरूर फॉलो कीजिए। चलिए, यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने हाल ही में चौथे ग्रीन बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि 28% की इसमें बढ़ोतरी की गई है। इसको लेकर कंप्लीट चीजें यहाँ पर दर्शाई गई है। जैसे कि पहला पॉइंट है कि बिहार में ग्रीन बजट की जो शुरुआत हुई थी वो वित्तीय वर्ष 2020-21 से हुई थी, और इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए देखें तो इस वर्ष 2023 में जो बजट आया है ग्रीन बजट, ये इसका चौथा ग्रीन बजट है या फिर ये इसका चौथा संस्करण है। ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अब इसके तहत कुछ डेटा निकलकर सामने आती है जहां से एग्जाम में निश्चित तौर पर प्रश्न बनेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है कि चालू वित्त वर्ष जो अभी वर्तमान में चल रही है 2023-24, तो इसका ग्रीन बजट राज्य बजट का लगभग 3.79% है। हमने जो जानकारी दिया था कि 2023-24 को लेकर जो बजट पेश किया गया, ये कुल बजट है 2,61,885 करोड़ रुपए। तो कुल बजट का ये 3.79% है ग्रीन बजट। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट है, या पिछले वित्तीय वर्ष के संपूर्ण बजट की तुलना में करीब 0.55% या फिर ये इससे इतना अधिक है। अगला पॉइंट है 2023-24 में ग्रीन बजट में 9,920.77 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 28% अधिक है। ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। वित्तीय वर्ष 22-23 की तुलना में जो इस वर्ष 23-24 के लिए जारी हुआ, ये 28% अधिक है। तो यहाँ से इस प्रकार से एग्जाम में इतने सारे डेटा से प्रश्न बन सकते हैं, ऐसी संभावना है। अब यहाँ पर हमने जो चर्चा किया बिहार बजट के बारे में, जो पेश किया गया था 2,61,885 करोड़ रुपए का, इसको लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो आपको दिया था। आप यहाँ पर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। बिहार बजट का पूरा निचोड़ इस वीडियो में हमने दिया है। यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न निश्चित तौर पर बनेंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के मुकेश कुमार ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया है। आप यहाँ पर मुकेश कुमार को इस तस्वीर में देख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि गोपालगंज। हालांकि मुकेश कुमार के बारे में कई सारी जानकारी पहले भी हमने आपको दिया है। अब यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में चीजों को देख लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है कि गोपालगंज बिहार के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आईसीसी की तरफ से जो क्रिकेट का अभी 3 फॉर्मेट वर्तमान में चल रहा है, एक तो है T20, एक है वनडे और एक है टेस्ट। तो अभी हाल ही में गोपालगंज बिहार के मुकेश कुमार ने टेस्ट क्रिकेट मैच के लिए डेब्यू किया है भारत के, यानी कि भारतीय टीम में अर्थात राष्ट्रीय टीम में। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि इस वर्ष आयोजित आईपीएल के 16वें सीजन में मुकेश कुमार दिल्ली कैपिटल्स टीम का हिस्सा थे और उन्होंने कुल 10 मैचों में 7 विकेट लिए थे। 2023 में जो आईपीएल आयोजित हुआ, इसको लेकर हमने आपको बताया था ये इसका 16वां सीजन है, और इस 16वें सीजन में मुकेश कुमार दिल्ली कैपिटल्स टीम का हिस्सा थे और उन्होंने 10 मैच खेले थे, जिसमें कि 7 विकेट उन्होंने अपने नाम किए।
अब यहाँ पर क्रिकेट की बात हुई तो दरअसल बिहार के संदर्भ में क्रिकेट का तो ऐसा अच्छा कोई खासा इतिहास नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ जानकारी जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं वो आपको मैं देता हूँ। दरअसल यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट है क्रिकेट से संबंधित, लेकिन यहाँ पर हम चर्चा करेंगे मोइनुल हक स्टेडियम के बारे में। तो मोइनुल हक स्टेडियम जो है ये पटना में अवस्थित है, राजेंद्र नगर पटना में, और इसको लेकर आपको ध्यान रखना है कि इस स्टेडियम में 1996 में क्रिकेट विश्व कप का मैच खेला गया था। जो हीरो कप का मैच था ये जिम्बाब्वे और केन्या के बीच खेला गया था। हालांकि इस मैदान की बात करें या फिर इस स्टेडियम की बात करें तो इस स्टेडियम में अब तक 2 अंतर्राष्ट्रीय मैच ही खेले गए हैं। मोइनुल हक स्टेडियम जो कि राजेंद्र नगर पटना बिहार में है, यहाँ पर 2 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया 1996 में। हमारा अगला पॉइंट है क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट का जो जन्मदाता है या फिर क्रिकेट खेल का जो जन्मदाता है वो इंग्लैंड को कहा जाता है। वहीं पर अगर हम भारत की बात करें, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। जबकि हम बात करें बिहार की, तो बिहार का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। और कबड्डी को लेकर हमने आपको जानकारी दिया था, कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भी है। हालांकि भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, उनमें से एक महाराष्ट्र भी है। आपको याद होगा हमने कई बार ये सारी चीजें विस्तार पूर्वक आपको बतलाया है। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले इस बात का ध्यान रखेंगे जो आपका 69वीं बीपीएससी एग्जाम है ये आयोजित होना है 30 सितंबर 2023 को। तो इस एग्जाम को लेकर बीपीएससी मेकर ऐप पर ये कोर्स संचालित है। इस कोर्स में आप करंट अफेयर्स के तमाम मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग जो बार बार कमेंट करते हैं सर करंट अफेयर्स का नोट कहाँ से मिलेगा, तो इसी कोर्स में आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। पूरा का पूरा पैकेज है, चाहे आप बिहार के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, इस पैकेज के माध्यम से आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी सर्वश्रेष्ठ होगी। और इसी कोर्स में आपका सिलेबस आधारित नोट्स है बीपीएससी एग्जाम के लिए। संपूर्ण बिहार जीके का एक स्पेशल नोट्स है वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा जो कि 40 टेस्ट पेपर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, जो कि फुल लेंथ है। ये घर बैठे आपकी तैयारी का आकलन करेगा। और आपको ये ध्यान रखना कि इसी में आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिलने वाला है बीपीएससी का, जहां से आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इस कोर्स में अभी एक ऑफर आई हुई है, ध्यान रखेंगे जब आप इस कोर्स को परचेज करेंगे, परचेज करते वक्त वहां पर आपको एक प्रोमो कोड अप्लाई करना है BM100 का, जिसके बाद इस कोर्स की जो फी है वो 399 हो जाएगी। और 12 महीने की अवधि के लिए तमाम मटेरियल का आप वहां से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। नो डाउट इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। हजारों छात्र इसे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। और जो टेस्ट सीरीज यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है इसके माध्यम से घर बैठे अपनी तैयारी का आप मूल्यांकन कर सकते हैं। चलिए इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं तीसरे प्रश्न पे। ये हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत में फीफा महिला विश्व कप 2023 की या फिर 2023 का टीवी ब्रॉडकास्ट अर्थात टेलीविजन प्रसारण का अधिकार मिला है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डीडी स्पोर्ट्स, यानी कि दूरदर्शन स्पोर्ट्स को अभी हाल ही में ये अधिकार मिला है। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर ए। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि डीडी स्पोर्ट्स अर्थात दूरदर्शन स्पोर्ट्स ने हाल ही में फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए भारत में टेलीविजन प्रसारण का अधिकार हासिल किया है। ये एक बड़े गर्व की बात है जो कि डीडी स्पोर्ट्स को ये उपलब्धि हासिल हुई है। और भारत में जो महिला फीफा विश्व कप की जो स्ट्रीमिंग होगी वो डीडी स्पोर्ट्स के ही माध्यम से की जाएगी। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि दूरदर्शन जो चैनल है जो कि सरकारी चैनल है, और यहाँ पर जो इसका प्रसारण होगा डीडी स्पोर्ट्स यानी कि दूरदर्शन स्पोर्ट्स के माध्यम से वो निःशुल्क होगा। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है 2023 से फीफा महिला विश्व कप का 9वां संस्करण है। ये इसका 9वां संस्करण है और इसको लेकर कुछ चीजें यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा शामिल किया है। नो डाउट यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि इस 9वें संस्करण की बात करें तो इसका जो आयोजन है ये संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा किया जा रहा है। और आयोजन तिथि की बात करें तो 20 जुलाई 2023 से इसकी शुरुआत हुई है, जो कि 20 अगस्त 2023 तक चलेगी। तकरीबन 1 महीने का ये सम्मेलन है या फिर ये 1 महीने का आयोजन है। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो इसमें कुल मिला के 32 टीमों ने भाग लिया। हालांकि जो इसका पिछला संस्करण था ये यहाँ पर ध्यान रखें प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर ये आयोजित होता है। इसका जो पिछला संस्करण था वहां पर 24 टीमों ने ही भाग लिया था, लेकिन इस वाले संस्करण में 9वें संस्करण में 32 टीमों ने भाग लिया है। अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि इसका पहला संस्करण 1991 में चाइना में खेला गया था और नॉर्वे को हराकर अमेरिका विजेता घोषित हुआ था या फिर विजेता बना था। हालांकि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि सर्वाधिक 4 बार जो इस खिताब को जीता है वर्ष 1991, 99, 2015 और 2019 में अमेरिका ने सर्वाधिक 4 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। तो ओवरऑल यहाँ से आप ये ध्यान रखेंगे इस 9 संस्करण में से 4 बार इस खिताब को अमेरिका ने अपने नाम किया, जो कि सबसे सफल टीम है महिला फीफा विश्व कप की दृष्टिकोण से देखें तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न।
ये प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने दिसंबर 2023 तक जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त में चीनी उपलब्ध कराने की घोषणा की है। ये घोषणा अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसी चीज का जिक्र यहाँ पर किया गया कि दिल्ली सरकार अंत्योदय अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को चीनी सब्सिडी योजना के तहत दिसंबर 2023 तक मुफ्त चीनी उपलब्ध कराएगी। इसकी जो डेडलाइन है यह है दिसंबर 2023 और अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत ही चीनी उपलब्ध कराई जाएगी दिसंबर 2023 तक। अब यहाँ पर अंत्योदय अन्न योजना की बात हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, पहले भी एक दो बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि अंत्योदय अन्न योजना की जो शुरुआत हुई थी ये 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। और आपको यहाँ पर यह बता दूं कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना का शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था और यह योजना सर्वप्रथम राजस्थान में लागू की थी। यही वाला पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है कि अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई थी और आपको ध्यान रखना 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पर जो हमने चर्चा किया 9वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करें तो इसकी अवधि थी 1997 से 2002। तो यहां से इतनी सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा रविंद्र बंसटू, यानी कि विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप इन्हें यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं, जो अभी हाल ही में भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त हुए हैं, राष्ट्रीय टीम का। इसको लेकर जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रविंद्र बंसटू को भारतीय राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के खेल विभाग में प्रशिक्षक के रूप में ये कार्यरत है अभी वर्तमान में। लेकिन अभी हाल ही में जो इनकी नियुक्ति हुई, ये भारतीय राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल टीम में मुख्य कोच के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई है। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है वह 22वीं एशियन महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप और इसके अतिरिक्त 19वीं एशियन गेम्स में भारतीय टीम के कोच की भूमिका में नजर आएगी। दरअसल इस दोनों प्रतियोगिता की बात करें तो इसको लेकर ध्यान रखना है कि 22वीं एशियन महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप का जो आयोजन होगा ये 2 से लेकर 10 दिसंबर 2023 तक थाईलैंड में आयोजित होना है, जहां पर ये कोच की भूमिका में नजर आएगी। वहीं फिर दूसरी प्रतियोगिता की जो हमने चर्चा किया 19वीं एशियन गेम्स, तो ये आयोजित होगा 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगजू में। यहाँ पर भी कोच की भूमिका में ये नजर आएंगे। जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं इनका नाम है रविंद्र बंसटू, जो कि हिमाचल प्रदेश की रहने वाले हैं। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम चलेंगे अगले छठे प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन यानी कि ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया। तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ध्यान देंगे हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 का उद्घाटन किया, यानी कि पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है मनसुख मंडाविया के द्वारा। इसके साथ ही एक कॉमन डिजिटल डैशबोर्ड भी लॉन्च किया गया और इस सम्मेलन की बात करें तो इस सम्मेलन में 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरण के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये सारी बातें यहाँ से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। और करंट अफेयर्स का जो क्विज को लेकर हमने आपको जानकारी दिया था कि बीपीएससी मेकर ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर होम स्क्रीन पर एक करंट अफेयर्स नाम का सेक्शन होगा, उस पर क्लिक करके आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं। ये क्विज है, बिल्कुल निःशुल्क है, हमेशा की तरह ये निःशुल्क ही रहेगा। हजारों विद्यार्थी इसमें डेली पार्टिसिपेट करते हैं, आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और इस क्विज के माध्यम से अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी का बेहतरीन तरीके से आकलन कीजिए, ठीक है। और जब आप टेस्ट को सबमिट करेंगे तो वहां पर इसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, तो इसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर होती रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हाल ही में बोनालू महोत्सव आयोजित किया गया। बोनालू महोत्सव ऐसे तो कई राज्यों में आयोजित होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो इसका आयोजन होता है या फिर हाल ही में जो इसका आयोजन किया गया ये तेलंगाना में किया गया। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बोनालू महोत्सव का आयोजन तेलंगाना में किया जाता है या फिर किया गया है। और यहाँ पर तेलंगाना की चर्चा हुई तो एक जानकारी हमने पिछले महीने आपको दिया था कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। हालांकि यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना कि वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको लेकर हमने जानकारी विस्तार पूर्वक ऑलरेडी आपको दे दिया है, तो यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं आगे। अगला पॉइंट है कि 2 जून 2023 को तेलंगाना का 9वां स्थापना दिवस मनाया गया है।
2014 में इसकी स्थापना हुई थी और 2023 में इसका 9वां स्थापना दिवस मनाया गया। तेलंगाना की बात हुई तो इसको लेकर एक जानकारी थोड़ी इसमें पहले हमने आपको दिया था। तेलंगाना के 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी बोपल्ला प्रणीत, जो कि भारत के 82वें व तेलंगाना के छठे ग्रैंड मास्टर बने हैं। और पिछले वीडियो में ही हमने आपको जानकारी दिया था कि जो सर्वाधिक ग्रैंड मास्टर बने हैं या फिर चुने गए हैं, वो तमिलनाडु से चुने गए। ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है बथुकम्मा त्योहार के बारे में। हालांकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। बथुकम्मा जो कि पुष्पों का एक त्योहार है, यह मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। मूल रूप से जो बथुकम्मा त्योहार है, ये आंध्र प्रदेश का ही त्योहार है, लेकिन जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो गया तेलंगाना के रूप में, तो ऐसे में दोनों राज्यों के कुछ क्षेत्र में ये बथुकम्मा जो कि पुष्पों का त्योहार है, ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम चलते हैं अगले 8वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में सशक्त महिला ऋण योजना का शुभारंभ किया है? तो इस प्रकार के ऋण योजना का शुभारंभ अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया। तो विकल्प नंबर यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना का शुभारंभ किया है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है इस योजना का कार्य उद्देश्य क्या है, ये कैसे संचालित होगी। तो इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश की अस्थायी निवासी महिलाओं को अपना उद्यम स्थापित करने, आजीविका गतिविधियों को आरंभ करने, रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने तथा परिवारों के उत्थान के लिए कोलेटरल फ्री यानी कि प्रॉपर्टी गिरवी रखे बिना ऋण प्रदान किया जाएगा। ये इसका कार्य उद्देश्य है, जिसको संचालित करने के लिए अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत की है। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट बिहार और हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो ये पॉइंट है कि 17 फरवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के 41वें राज्यपाल बने थे और उन्होंने 40वें राज्यपाल फागू चौहान का स्थान लिया था। तो ये आपको ध्यान रखना कि वर्तमान में जो बिहार के राज्यपाल बने हैं वो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि 41वें राज्यपाल है। और वहीं पर एक जानकारी आपको ये भी दे दूं कि अभी हाल ही में जो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, 41वें चीफ जस्टिस या फिर 41वें मुख्य न्यायाधीश, वो है कृष्णन विनोद चंद्रन। इससे पहले वो केरल हाई कोर्ट के जज थे। हालांकि वो मूल रूप से केरल के ही रहने वाले हैं और उन्होंने संजय करोल का स्थान लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर नवा प्रश्न होगा कि हाल ही में भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और एक देश है जापान, ये दोनों देशों के बीच अभी हाल ही में हस्ताक्षर हुआ है। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर ए। अब यहाँ पर इसी चीज को लिखा गया कि सेमीकंडक्टर परिवेश में संयुक्त विकास के लिए भारत और जापान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हालांकि इस समझौते पर अमेरिका पहले से ही हस्ताक्षर कर चुका है। तो इस प्रकार से देखें तो इसके साथ ही जापान इस क्षेत्र में समझौता करने वाला अमेरिका के बाद दूसरा क्वाड साझेदार देश बन गया है। अब यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है क्वाड। आखिर ये क्वाड है क्या? यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। दरअसल क्वाड का जो पूरा नाम होता है ये क्या होता है? जैसे कि इसका क्वाड का QUAD इसका शॉर्ट नेम है। इसका पूरा नाम होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे कि चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता हिंदी में कहा जाता है। और इसके तहत अगर हम बात करें, इसमें 4 देश शामिल हैं, जिसमें कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। अगर हम बात करें इस क्वाड ग्रुप की स्थापना की, तो वर्ष 2017 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और व्यापार के हितों में सामंजस्य बनाना है, जिसको लेकर इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि जब से इसकी स्थापना हुई तब से चाइना इसका विरोधी रहा है। ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है। 2017 में ऑस्ट्रेलिया की कह सकते हैं मंजूरी के बाद, ऑस्ट्रेलिया की सहमति के बाद इसका स्थापना हुआ था, ये क्वाड ग्रुप का, जिसमें 4 देश है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा अंशुमन झिंगरन, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। इन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर के भी माध्यम से देख सकते हैं। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में नवी मुंबई के 18 वर्षीय ओपन वाटर तैराक अंशुमन झिंगरन नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। हालांकि आपको ये ध्यान रखना कि भारत की आज़ादी के बाद 1947 के बाद से इस नॉर्थ चैनल को पार करने वाले वो महज 114वें व्यक्ति हैं। ये कारनामा करने वाले महज 114 व्यक्ति हैं। इनसे पहले 113 व्यक्ति ने ही इस चैनल को तैरकर पार किया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है नॉर्थ चैनल से संबंधित या उत्तरी आयरलैंड के उत्तर पूर्व और स्कॉटलैंड के दक्षिण पश्चिम में एक जलडमरू मध्य है। और आपको इसको लेकर ध्यान रखना है कि विश्व में जितने भी चैनल है ये उनमें से सबसे ठंडा है और यहाँ पर लगभग 12 डिग्री तक तापमान रहता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसको तैरकर अभी हाल ही में पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? ये है नवी मुंबई के 18 वर्षीय तैराक अंशुमन झिंगरन। ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है कि हाल ही में
किसने अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत की है? तो अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत अभी हाल ही में आईडीबीआई बैंक के द्वारा किया गया। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। निजी क्षेत्र की आईडीबीआई बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत की है, ये ध्यान रखें। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि आईडीबीआई बैंक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आज की इस वीडियो में 11 ही प्रश्न था। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। हालांकि उससे पहले ये ध्यान रखें, जो भी छात्रों को हमने ये जानकारी दिया है कि आप इस कोर्स को परचेज कीजिए, आपको ध्यान रखना है कूपन कोड अप्लाई करना है BM100 का, जिसके बाद आपको ₹10 का डिस्काउंट मिलेगा। महज ₹399 का इस कोर्स को ज्वाइन करने में सक्षम हो पाएंगे। आज के इस वीडियो के 3 प्रश्नों की बात करें तो ये प्रश्न है कि बिहार सरकार ने राजभाषा पुरस्कारों की घोषणा की है। बताएं कि वर्ष 2021-22 के लिए कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि भोजपुरी फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किन्हें पहला भोजपुरी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तीसरा प्रश्न है कि दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब साउथ जोन ने जीता है। बताएं कि इस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ये सारी जानकारी हमने आपको दिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर विस्तार पूर्वक लिखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।